हमारे साथ। आप देख रहे हैं देश प्रदेश खबर। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं BS गुलियानी और आप देख रहे हैं देश प्रदेश खबर। नगर निगम चुनावों की सुगबुगाहट बहुत तेज हो गई है। आज नामांकन का आखिरी दिन था और लगभग सभी पार्टियों के प्रत्याशियों ने मेयर पद से लेकर जो MC प्रत्याशी थे उन्होंने भी अपने नामांकन भर दिए हैं और अब बारी है प्रचार की, प्रसार की। और सभी प्रत्याशी, सभी पार्टियों के जो नुमाइंदे हैं उन्होंने पूरी तरह से कमर कस ली है। तो नगर निगम चुनावों को लेकर हमारे साथ हर दिन कोई ना कोई प्रत्याशी चर्चा के लिए हमारे स्टूडियो में मौजूद रहता है। आज हमारे साथ चर्चा के लिए मौजूद हैं कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी मीना पवन अग्रवाल के हस्बैंड पवन अग्रवाल जी, जो आज हमारे साथ इन चुनावी मुद्दों पर विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। पवन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद जी। पवन जी, जैसे कि आज नामांकन का आखिरी दिन था और आपने भी कांग्रेस के पद के प्रत्याशी के तौर पर अपनी मिसेज को चुनावी दंगल में उतारा है, तो किस तरह की तैयारियां हैं और क्या क्या मुद्दे रहेंगे? इन तमाम मुद्दों पर चर्चा करने से पहले मैं चाहूंगा कि आप हमारे दर्शकों को एक अपनी इंट्रोडक्शन दे दीजिए, क्योंकि हमारे दर्शकों को भी पता होना चाहिए कि जो पवन अग्रवाल जी हैं वो कांग्रेस से कितने लंबे समय से जुड़े हुए हैं और किस तरह से उन्होंने पार्टी के लिए कार्य किया। जी, सबसे पहले तो देश प्रदेश टीम का धन्यवाद। अब रहती यह बात परिचय की। कांग्रेस पार्टी से मैं 1988 से जुड़ा हुआ हूँ। उससे पहले मैं यूथ कांग्रेस में ऑफिस बीरर रहा हूँ। और चुनावों की बात करें तो 2005 के नगर परिषद के चुनावों में भी मैं निर्वाचित हुआ था एज ए MC, एज ए कांग्रेस समर्थित उम्मीदवार। उसके बाद नगर निगम बना। नगर निगम के चुनाव 2013 में हुए, उसमें भी मैं नगर निगम पार्षद के रूप में निर्वाचित हुआ। वो भी कांग्रेस समर्थित था, क्योंकि उस समय पार्टी सिंबल पे चुनाव नहीं लड़ती थी। जी। तो पवन जी, आपने जैसा कि बताया कि आप अभी जो पिछला कार्यकाल रहा आपका उसमें भी और उससे पहले भी आप लगातार MC के पद पर जो है आप MC के तौर पर आपने काम किया और जनता की सेवा की। तो किस तरह का एक्सपीरियंस रहा? लोगों की अब एक्सपेक्टेशंस भी काफ़ी होंगी आपसे, क्योंकि आपने अब पहले एक वार्ड की बात थी तो अब एक पूरे जो है शहर की बात है और मेयर पद का चुनाव है, इस बार डायरेक्ट होने जा रहा है। तो किस तरह से आप इसको देख रहे हैं और किस तरह की तैयारी कर रहे हैं? इससे जो लोगों की समस्याएं तो वही रहेगी, पर उसका दायरा बड़ा हो जाएगा। पहले अगर हम एक MC की बात करें तो 25,000 की पॉपुलेशन के ऊपर एक MC था जी। अब मेयर की बात करें तो ये लगभग 3 लाख की आबादी के ऊपर एक मेयर है जी। तो अगर हम बात करें तो ये लगभग 12 गुना बड़ा रकबा हो गया। जी। तो पवन जी, आपने बहुत सोच समझ के निर्णय लिया होगा, पार्टी ने भी आपको ऐसे ही चुनावी दंगल में नहीं उतार दिया। तो किस तरह की एक जो माइंड प्रिपरेशंस हैं, जो एक बंदा प्लानिंग करके चलता है कि किस तरह से आप इस चुनाव को लड़ेंगे? सबसे पहले तो प्रत्याशी नामित होने के लिए हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी और हमारी प्रदेश अध्यक्षा कुमारी शैलजा जी का धन्यवाद, जिन्होंने मुझे इस काबिल समझा और मुझे अपना कांग्रेस पार्टी का प्रत्याशी नामित किया। अब रही बात कि इसको चुनावी को हम कैसे लेके चलेंगे। चुनाव में जो ये पिछले 6 सरकार से भाजपा सरकार की नाकामयाबियां हैं उसको हम मुद्दा बनाएंगे। और इसमें पिछले 6 वर्षों में हरियाणा का हर वर्ग, देश का हर वर्ग इस सरकार से परेशान है। अगर हम लेटेस्ट मुद्दा लें, किसानों का, हमारे अन्नदाता का कितना बड़ा अपमान हो रहा है। उससे पहले अगर हम फौजियों का मुद्दा लें, 1 रैंक 1 पेंशन, उस पे लें, GST पे लें, नोटबंदी पे लें, इनके सारी स्कीमें फेल हुई हैं। जनता को गुमराह करने से अलावा और जातिवाद फैलाने से अलावा इन्होंने कोई काम नहीं किया। जी। पवन जी, आप कांग्रेस से प्रत्याशी हैं मेयर पद के लिए, और क्योंकि कैसे कैसे कांग्रेस ने सोचा किस तरह से काम किया जाएगा? कांग्रेस के पास अभी जो जिला स्तर पे कार्यकारिणी नहीं है, तो आगे काम कौन करेगा फील्ड में? सबसे पहले तो सुधार मेरी पत्नी प्रत्याशी है। जी जी जी।
ठीक है। जी। मैं उसका प्रतिनिधि होने के जी। नाते कांग्रेस के पास संगठन की थोड़ी बहुत कमी है, जी। इसमें कोई शक नहीं है। और बट कभी ना कभी तो ये चीज बननी है। और जी। बहुत जल्दी आज हमारी प्रदेश अध्यक्षा ने कहा कि बहुत जल्दी जो कांग्रेस की संगठन है इसका विस्तार किया जा रहा है। जी। वो एक अलग मुद्दा है। रही बात चुनाव की, तो चुनाव में जो भी जनता के सामने मुद्दे हैं नगर निगम के, उनको लेके हम चुनाव लड़ेंगे। जी, पवन जी, अभी बात जैसे बीजेपी है, उन्होंने पूरे बूथ स्तर तक की तैयारी की है और उनके जो वर्कर हैं पूरी तरह से कमर कसे हुए हैं। वहीं अगर हम एचडीएफ की बात करें, भले ही नई पार्टी है लेकिन उन्होंने काफी मजबूती के साथ अपने नुमाइंदे जो है मैदान में उतारे हैं। लेकिन कांग्रेस का आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं जो है एक पब्लिक के साथ जो इन टच रहना चाहिए वो भी नहीं है, और एक आगे जो सिपा सलार जो होते हैं इलेक्शन लड़ने के लिए, उनकी भी भारी कमी है। तो किस तरह से इलेक्शन जीता ऐसे जाएगा? कांग्रेस के पास 20 प्रत्याशी पूरे हैं। प्रत्याशियों के लिए नामांकन काफी ज्यादा है। उनका चयन जो हमारी चयन कमेटी थी उसने किया। ये बात तो गलत है कि कांग्रेस के पास अपने जन आधार की कमी है। अगर जन आधार था तभी प्रत्याशी आए। रही बात संगठन की जो कमी है वो खलेगी, पर लोगों में इस सरकार के प्रति जो गुस्सा है, कांग्रेस की जो नीतियां हैं उसके प्रति उनका सम्मान है, उस चीज को लेके लोग हमें मत देंगे। और चुनाव मतों से जीता जाता है, ना कि संगठन से। जी सर, कांग्रेस की नीतियों की अगर बात करें तो लगातार 2 बार हार हुई है कांग्रेस की, प्रदेश में भी हुई है, सेंटर में भी हुई है। ऐसे वो झूठ की राजनीति, किसी ने कहा हम 15 लाख देंगे, किसी ने कहा हम पेट्रोल 25 रुपए लीटर देंगे, सिलेंडर 200 रुपए का देंगे, 300 रुपए का देंगे। अब झूठ कितने दिन चलेगा? लेकिन सरकार तो फिर भी देखो दूसरा प्लान जा रहा है उनका, और लगातार फिलहाल अच्छे तरीके से चला रहे हैं ऐसे सरकार, प्रदेश में वो भी और देश में भी। अगर अच्छे तरीके से चला रहे होते, आज सड़कों पे जाम की स्थिति ना होती, हमारा अन्नदाता परेशान ना होता, व्यापारी वर्ग परेशान ना होता। एक तो कोरोना की महामारी, उसके ऊपर सरकार के भारी टैक्सों का बोझ, जी। एक बहुत बड़ा मुद्दा है। आज आप डीजल पेट्रोल को ले लो, क्या कीमतें हैं। जी। आज सिलेंडर की कीमत बढ़ा दी, जी। जो हर गरीबी यार, लोगों की आय कम हो रही है, लोगों के रोजगार छीने जा रहे जी। हैं, और सरकार नए नए टैक्सों से और महंगाई से जनता को परेशान कर रही है। जी। चलिए, अभी क्या क्या मुद्दे रहेंगे, कांग्रेस किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच जाएगी ताकि जनता उन्हें अपना प्रत्याशी चुने? नगर निगम में भ्रष्टाचार एक बहुत बड़ा मुद्दा है। जी। जैसे अभी बात करें एनओसी की, आपके चैनलों पे भी, सभी पत्रकारिता में एनओसी का मुद्दा बार बार उठाया जा रहा है, पर फिर भी इस गूंगी बहरी सरकार के ऊपर इसकी जू नहीं रेंगती। एनओसी के नाम पर जनता से अवैध वसूली की जा रही है, लोगों को परेशान किया जा रहा है। ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है जो कि एक अवैध वसूली का केंद्र बन चुका है। दूसरा मुद्दा हम लेके चले कि नगर निगम को 2 भागों में डिवाइड किया गया है, एक ओल्ड एमसी लिमिट, एक न्यू एमसी लिमिट। अगर हम सुविधाओं की बात करें, ओल्ड एमसी लिमिट और न्यू एमसी लिमिट में सुविधाओं के, डेवलपमेंट चार्जेस के प्रोसीजर्स में बहुत फर्क है, और टैक्स जो लिया जाता है वो पूरा लिया जाता है। तीसरी बात करें डोर टू डोर गार्बेज कलेक्शन की, डोर टू डोर गार्बेज कलेक्शन के नाम पे एक चार्जेस लिए जाते हैं। वो चार्जेस तभी लिए जाते हैं अगर सेवा प्रदान करें। सेवा प्रदान नहीं कर रहे, किसी के नाम टेंडर नहीं है, फिर भी फोर्सिबली चार्जेस लिए जा रहे हैं। जब कोई आदमी अपना डोमिसाइल बनाने जाता है या नगर निगम में कोई चीज जाता है तो वो पहले ही परेशान होता है, उसके बाद उससे अवैध रूप से ये चार्जेस लिए जाते हैं। परेशान आदमी अपने चार्जेस जमा करा देता है। एक बहुत बड़ा मुद्दा है जिसमें एक बहुत बड़ा घपला है। तो सर, ये तो रहा नगर निगम कार्यालय का, जो हमेशा जो नगर निगम की कार्यप्रणाली है उस पर सवालिया चिन्ह रहते ही हैं। शहर में और क्या क्या मुद्दे रहेंगे जिन पर आप चुनाव लड़ेंगे, वोट मांगेंगे लोगों से? छोटी छोटी बातों की भी बात करें, सड़कों पे गड्ढे बने हुए हैं, आवारा पशुओं का आतंक है, जगह जगह गंदगी के ढेर हैं। अभी 3-4 दिन पहले बारिश आई थी, थोड़ी सी बारिश में ही पूरा शहर जलमग्न हो गया था। ये एक छोटे मुद्दे नहीं है, आम जनमानस की समस्या है, ये बहुत बड़ी समस्या है। स्ट्रीट लाइटों का कोई सुधार नहीं है, अगर स्ट्रीट लाइट खराब हो जाए तो कई कई दिन ठीक नहीं कर रही है।
तो क्या आपको क्या लगता है नहीं, कि ये सारी बातें? मैं मानता हूँ सरकार ने समान विकास किया। जब विकास किया ही नहीं है तो वो समान ही है। अगर जी। विकास करते हैं तब तो डिस्क्रिपेंसी होती है, कहीं कम है या ज्यादा है। जब विकास किया ही नहीं तो वो समान है सारी जगह। जी। आप बताइए कहाँ विकास हुआ है? नहीं, मैं सरकार के दावों की बात कर रहा हूँ कि नहीं, सरकार बार बार सरकार के सब झूठे दावे हैं। जो चीजें प्रत्यक्ष है, प्रत्यक्ष में अब देखिए सड़कों का क्या बुरा हाल है। नगर निगम के बाहर जगाधरी गेट पे खड्डे ही खड्डे हैं। अब 12 तारीख को जो बरसात आई थी उसमें बारिश से जगह जगह पानी खड़ा हो गया। अगर वो नगर निगम कार्यालय के सामने अपना साफ या सफाई नहीं रख सकते, वहां पे आवारा पशु सारा दिन बैठे रहते हैं जिससे एक्सीडेंट दुर्घटना होने का डर रहता है। जी। नगर निगम में कर्मचारियों की कमी है, ठेकेदारी प्रथा लागू है। सरकार ने बार बार टेंडर भी दिए, नगर निगम की तरफ से भी टेंडर दिए गए आवारा पशुओं को पकड़ने के लिए, उनके आवारा कुत्तों को पकड़ने के लिए भी। तो क्या किस तरह से देखते हैं इस चीज को? ऐसे देखो, अगर टेंडर दिए होते तो टेंडर लेने वाली एजेंसी ने काम किस तरह एग्जीक्यूट किया ये भी देखना उन अधिकारियों का काम है। हम इस हाउस में 3 साल से 2.5 साल से लगभग इस हाउस के हिस्सेदार नहीं है, इसलिए उनमें क्या कार्रवाई चल रही है ये तो हमें नहीं पता। बाकी अगर उन्होंने टेंडर दिया है उसकी एग्जीक्यूशन करना वो भी सरकारी अधिकारियों का काम है। उसकी एग्जीक्यूशन ठीक तरीके से ना हो, इसमें सरकार की जवाबदेही बनती है। जो उनके नुमाइंदे बैठे हैं, चाहे वो अधिकारी हैं चाहे वो कर्मचारी हैं, वो उसकी अगर एग्जीक्यूशन ठीक तरीके से नहीं करते उसमें प्रदेश सरकार भी बराबर की भागीदार है। अग्रवाल साहब, शहर की सुंदरता को लेकर नगर निगम ने जगह जगह चौराहों पर चौक बना दिए और वो काफी चर्चा का विषय भी बने। सुंदरता कम हुई शहर की और चर्चा ज्यादा हुई। चलिए इसी कड़ी में मैं आपसे ही एक सवाल पूछता हूँ। जगाधरी गेट में सन 1980 के आसपास एक घंटाघर का निर्माण किया गया है जी, और आज उसी घंटाघर को तोड़ के डिमोलिश करके एक एंगल से एक स्ट्रक्चर बना दिया गया जो कि 1-2 साल पुराना है। और वो 1-2 साल पुराना स्ट्रक्चर की आप हालत देखिए। और एक हमारी धरोहर थी, जो चीज 40-45 साल पुरानी हो जाती है वो एक धरोहर बन जाती है। अगर हम कहीं और दिल्ली भी जाएं, घंटाघर चौक के नाम से आज भी एरिया मशहूर है। उस घंटाघर की एक अपनी अहमियत है। अगर हम कहीं और भी जाएं, लुधियाना की भी अगर बात करें, हाँ, तो लुधियाना में क्लॉक टावर बोल देते हैं उस घंटाघर को। अब जैसे हमारे पुराने मंदिर है, कोई पुरानी बिल्डिंग है, उसको सरकार रख रखाव करती है, तोड़ने का काम नहीं करती। जी, तो आपकी नजर में क्या है कि ये जो चौक चौराहे बनाए गए हैं ये टोटली बेकार? नहीं, बेकार नहीं है। इसमें तो देखो एक हमें एक घपले की बू आती है। भाई पुरानी चीज को तोड़ के सड़क हम ठीक नहीं कर पा रहे, चौकों पे लाखों रुपया खर्च कर रहे हैं, तो इसका मतलब इसमें कोई ना कोई घपला है। जी, तो इसके अलावा शहर में और आपको क्या क्या समस्याएं लगती हैं? अगर जनता आपको मौका देती है तो किस प्रकार से आप शहर सुधार की सबसे बड़ी समस्या है स्ट्रॉम वाटर ड्रेनेज की। जब तक स्ट्रॉम वाटर ड्रेनेज नहीं होगी, कंपोजिट मॉनिटरिंग प्लान शहर का नहीं होगा, मास्टर प्लान नहीं होगा, तो हम इस समस्या से निजात नहीं पाएंगे। अब अगर हम बात करें सीवरेज या नहरी पानी की भी, ये पिछली कांग्रेस के सरकार में ये सुविधाएं आई थी, उसके बाद इसमें कोई सुधार हुआ तो आप बताएं। ये तो उसका सीवरेज का मेंटेनेंस भी नहीं कर पा रहे। जी सर, आज नामांकन का आखिरी दिन था और सभी पार्टियों के प्रत्याशियों ने, भले ही वो मेयर पद के हों, भले ही वो एमसी पद के लिए चुनाव लड़ रहे हों, तो उन्होंने अपना नामांकन की जो कार्रवाई थी वो पूरी कर ली है। लेकिन अब मुद्दा उठ रहा है कि बाहरी प्रत्याशी भी अम्बाला में जो मेयर पद के लिए उतर चुके हैं, तो किस तरह से देखते हैं इस मुद्दे? ऐसे है, ये मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा है और जनता इस चीज को समझती है। जैसे हम निगम पार्षद या नगर पार्षद जब भी रहे, एक हमारी ड्यूटी होती है कि जो लोगों की समस्याएं हैं उनका निवारण करना। उनका निवारण तभी कर सकते हैं कि हम 24 घंटे जनता के बीच मौजूद रहें। जो बाहरी प्रत्याशी है, अगर हम सबसे बड़ी पार्टी की बात करें आज की डेट में भाजपा की, वो अम्बाला नगर निगम पे उनकी नागरिकता ही कुछ घंटे पहले की है। इससे पहले वो नगर निगम के निवासी नहीं है। अगर हम इस पार्टी की बात करें तो उनके पास नगर निगम का एक भी प्रत्याशी नहीं था, जिसको अब बहुत बड़ी पार्टी, संगठन, हर बूथ लेवल पे ऑर्गेनाइजेशन पार्टी कहते हैं।
उनके पास एक भी प्रत्याशी ऐसा नहीं था जो नगर निगम क्षेत्र से संबंधित हो, जो कभी पार्षद रहा हो, उसको इस चीज का तजर्बा हो कि नगर निगम की कार्रवाई कैसे चलेगी। जी दूसरी अगर हम बात करें, एक हमारे बहुत बड़े प्रत्याशी हैं शक्ति रानी शर्मा जी। जी वो मुझे नहीं लगता कि 2019 के चुनाव के बाद कभी अम्बाला आई भी हो। जी 2019 में अपना मतदान करने आए थे, उसके बाद नगर निगम के चुनावों से कुछ दिन पहले अम्बाला में रहने के लिए आए हैं। अगर जनता फिर भी अपना मत ऐसे प्रत्याशी को देती है तो ये शहर के साथ धोखा होगा। जी अभी आपने बात की बीजेपी की प्रत्याशी की और सरकार की बात कर रहे थे हम, तो देश में बहुत बड़ा आंदोलन किसान आंदोलन के नाम से चल रहा है, तो आपको क्या लगता है कि इसका असर नगर निगम चुनाव पर भी पड़ेगा क्या? इसका असर पूरी बीजेपी को दमन करने के लिए पड़ेगा। चाहे हम ये छोटे चुनाव के लिए बड़ौदा उपचुनाव लें, बड़ौदा उपचुनाव कांग्रेस ने भारी बहुमत से जीता जी, क्योंकि ये किसानों का मुद्दा हरियाणा पंजाब में बहुत बड़ा मुद्दा जी। है। अगर आप उसको बिहार के चुनाव से या किसी और चुनाव से जोड़ोगे, इसलिए नहीं है कि वहां पे एमएसपी ये सोशल सिक्योरिटी की स्कीम नहीं है, वो उन लोगों को इस एक्ट के बारे में, इस सुविधा के बारे में जानकारी कम है जी। अगर बड़ौदा उपचुनाव है या कोई और चुनाव उसके बाद हुआ किसान आंदोलन के बाद, उसमें उसके इनको बुरे नतीजे देखने को मिलेंगे। जी अभी सभी पार्टियां लगभग चुनावी मैदान में अपना अपना प्रत्याशी उतार चुकी हैं। आपको क्या लगता है, आपका मुकाबला किस पार्टी से रहेगा? ऐसे इस दमनकारी सरकार के विरुद्ध जो भी वोट पड़ेगा वो इतनी ज्यादा संख्या में होगा, हम अपना मुकाबला किसी से नहीं देख रहे हैं। एक तरफा हम जीत की ओर अग्रसर है। यानी सीधे तौर पर कहें कि किसान आंदोलन का सीधा सीधा फायदा कांग्रेस को मिलेगा। किसान आंदोलन नहीं, अगर हम ईंधन की बात करें, महंगाई की बात करें, जी, वो भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। अब अगर हम कोरोना में बात करें, सरकार ने किस वर्ग को क्या सुविधा दी? लोगों के रोजगार छीने, उनको सुविधा दी। सरकार ने अपने आदमियों को नौकरी से निकाला जो वहां पे कार्यरत थे, जो प्राइवेट इंडस्ट्री इफेक्टिव हुई उसमें भी निकले। उसके बाद लोग पैदल धक्के खाने पे मजबूर थे। एक मुद्दा नहीं है। जीएसटी के बाद एक तरफ तो सरकार दावा करती है कि हमारे टैक्स बढ़ गए हैं, कलेक्शन बहुत ज्यादा हो गई है। ये 1,76,000 करोड़ रुपया आरबीआई का भी उन्होंने निकाल लिया, जो कि किसी देश की बुरी स्थिति के लिए होता है। उसके बाद कोरोना पे जो पीएम केयर फंड के नाम पे पैसा लिया, उसका कोई हिसाब किताब नहीं है, वो कहाँ पे खर्च किया जा रहा है कोरोना से जूझने के लिए। अभी तक वैक्सीन, खैर वो तो वर्ल्ड वाइड नहीं है, अभी ये बुरी बीमारी कितनी देर और चलेगी इसके बारे में भी कुछ नहीं कह सकते। जी, तो अग्रवाल जी, अभी कांग्रेस पार्टी बहुत बड़ी पार्टी है और जो एक मेयर पद के प्रत्याशी का चुनाव जीतने की बात अगर करें तो ये सभी पार्टियों के नाक की सवाल है। तो किस तरह से पार्टी अम्बाला में प्रचार प्रसार करने के लिए आपको दिशा निर्देश दे रही है या फिर पूरा साथ दे रही है? जैसे हमारे सभी वार्डों में 20 प्रत्याशी कांग्रेस के लिए वोट मांग रहे हैं और लोगों का समर्थन, भारी समर्थन उन्हें मिल रहा है। इस चुनाव में एक बड़ी बात है कि जो आपके 20 प्रत्याशी हैं वो आपके घर घर तक पहुंच रहे हैं, जिससे कांग्रेस को सभी प्रत्याशियों के जीतने के प्रति पूरी आश्वस्त है। अभी सर कल कुमारी शैलजा भी यहाँ शहर में आए थे और कल नहीं, आज हमारे शहर में आए थे और आगे चुनाव प्रचार के लिए कोई बड़े चेहरे हैं अम्बाला शहर में उतरने वाले हैं क्या? हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने हमारे यहाँ 2 ऑब्जर्वर बना के भेजे हैं। एक शमशेर सिंह गोगी जी हैं, विधायक है मौजूदा असंध से, और उसके बाद एक अनिल सैनी जी हैं, उनको भी ऑब्जर्वर लगाया है, वो बीसी सेल डिपार्टमेंट के ऑफिस बीरर हैं। उसके बाद हमारे 2 मौजूदा विधायक हैं, एक वरुण चौधरी जी मुलाना से, एक नारायणगढ़ से जो हमारी विधायिका है शैली चौधरी, उनके पति हैं, वो भी हमारे साथ चुनावों में हमारी सहायता कर रहे हैं। जी सर, बड़ौदा चुनाव की अभी हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे। बड़ौदा चुनाव में सिर्फ ये कहा गया था कि ये हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा का चुनाव है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा का और दीपेंद्र हुड्डा का चुनाव है, और इसीलिए शायद जो बड़े चेहरे वहां से नदारद रहे थे। तो अब अम्बाला में जो पूरी तरह से प्रतिष्ठा का सवाल बना हुआ है मेयर पद का,
एक दल के नेता है, एक व्यक्ति एक पद, ये कांग्रेस की विचारधारा रही है। जी अगर कुमारी शैलजा प्रदेशाध्यक्ष है तो वो विधायक दल के नेता है जी और उनको एज ए सीएम प्रोजेक्ट करके ही चुनाव लड़ा गया था। जी। तो ऐसा कोई बात नहीं है, सारी मनगढ़ंत कहानियां हैं। सर मेरा सवाल सिर्फ यही था कि अभी कुमारी शैलजा के अलावा और भी कोई बड़ा चेहरा यहाँ चुनाव प्रचार के लिए आने ऐसे अभी इसकी जानकारी नहीं है। प्रदेश अध्यक्ष हमारी या हमारी कांग्रेस नेतृत्व जिसको भी भेजेगा, जिसकी भी ड्यूटी लगाएगा, जी। वो यहाँ आएगा। वो उन पे निर्भर करता है कि वो किस स्टार कैंपेनर को यहाँ भेजे। जी बहुत बहुत धन्यवाद अग्रवाल जी आज की चर्चा के लिए। तो ये थे हमारे साथ पवन अग्रवाल जी, मैं जिन्होंने अपील कर सकता हूँ आपके चैनल के माध्यम जी से? जी बिल्कुल 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 कीजिए। मैं अम्बाला की सभी जनता से करबद्ध निवेदन करता हूँ कि आने वाली 27 तारीख को जो अपना मत है कांग्रेस प्रत्याशी को, जो हमारे वार्डों में 20 प्रत्याशी हैं और मेयर पद के लिए मेरी पत्नी मीना अग्रवाल है, हाथ के सामने वाला बटन दबाकर भारी बहुमत से जताएं और इस दमनकारी सरकार को गिराने का काम करें। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद अग्रवाल जी। ये थे हमारे साथ कांग्रेस पार्टी से मेयर पद के प्रत्याशी मीना पवन अग्रवाल जी के पति पवन अग्रवाल जी, जिन्होंने हमारे साथ चुनावों को लेकर विस्तार पूर्वक चर्चा की और इन्होंने बताया कि जो कांग्रेस पार्टी है एकजुट होकर इन चुनावों में लड़ रही है और हर हाल में जो मेयर पद का चुनाव है वो जीत कर ही रहेंगे। नमस्कार, देखते रहिए देश प्रदेश खबर। आधा घंटा निकालो। हाँ